हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी बीएससी सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बताया था। सारे प्रिंसिपल्स कैसे एग्रोनॉमी में जो है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और एग्रोनॉमी जो है वो क्या है और एग्रोनॉमी कितनी चीज़ों को लेकर डील करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला सॉइल, क्रॉप एंड वाटर, यानी मिट्टी, फसल और जल। तीन चीज़ों का मैनेजमेंट हम एग्रोनॉमी में करते हैं। इन तीन चीज़ों का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी है। अब इन तीन चीज़ों में कौन कौन सी और चीज़ें आती हैं, इनसे रिलेटेड हैं, उनको भी मैंने समझा दिया था। हम जो है नोट्स मेकिंग का काम कर रहे थे, नोट्स बनाने का काम कर रहे थे, तो उसी जो है को आगे करते हुए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं ये स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए, रिसर्चर के लिए, एक्सटेंशन वर्कर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और पॉलिसी मेकर के लिए किस टाइप से बेनिफिशियल हैं। ये जो है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए जो है इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे यहाँ पर लिखेगा उसी के आगे अगला पॉइंट। ठीक है, जहाँ से लास्ट आपने नोट किया है पिछली क्लासेस में, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रॉपर क्रॉप एंड क्रॉप सिलेक्शन इज based on the based on the on the different climatic conditions, climatic conditions। मतलब ये है कि जब आप फसल और जो है फसल का चुनाव, ठीक है, फसल और फसलों का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप का सिलेक्शन जो है वो किसके बेसिस पर होता है? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर होता है। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसको समझते हैं, जैसे मान लो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसकी? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में तीन जो है सीजन्स होते हैं। कितने सीजन्स होते हैं? तीन सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी और जायद, इतना ध्यान रखिए। आगे हम इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे वहां पर बताएंगे, फिर भी यहाँ समझिए एग्रीकल्चर में कितने सीजन होते हैं? तीन, खरीफ, रबी और जायद। तो यहाँ पर खरीफ में मान लो हम खरीफ सीजन में हम पैडी को ग्रो करते हैं, पैडी मतलब धान, ठीक है, खरीफ में हम पैडी को ग्रो करते हैं। रबी में हम वीट को, मान लो एक एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, रबी में वीट को ग्रो करते हैं, गेहूं को। और जायद में जो है हमने उड़द या मूंग लगाया। अब आप ये सोचें कि अगर मेरा मन नहीं है, मैं खरीफ में जो है मैं खरीफ में वीट लेना चाहता हूँ अपने इंडिया में, तो खरीफ में आप वीट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीट जो क्रॉप है इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? वीट को जो क्लाइमेट चाहिए कैसा चाहिए? हॉट एंड ड्राई, सॉरी कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, कैसा चाहिए? कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई। वहीं पर पैडी को कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए। और इसको कैसा चाहिए? इसको चाहिए हॉट, बट यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। एंड लू, लू की आवश्यकता यहाँ पर होती है उर्दू को। तो आप ये सोचो कि गर्मियों में पैडी किस सीजन की? खरीफ। खरीफ का मतलब क्या है? जो जून से जुलाई से स्टार्ट होता है, जून जुलाई से, और सितंबर अक्टूबर तक ये खरीफ का सीजन चलता है।
तो जून जुलाई में आप सोचो कि हम वीट को ग्रो कर लें, तो आप कर सकते हो, लगा दोगे, लेकिन वीट का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वीट को ठंडी जलवायु चाहिए, कोल्ड जो है क्लाइमेट चाहिए, जो आपको जो है अक्टूबर नवंबर के बाद मिलेगा। तो इसलिए वीट की जो सोइंग करते हैं अक्टूबर नवंबर के बाद करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। अब पैडी को आप रबी सीजन में ग्रो नहीं कर सकते, वीट को आप जो है खरीफ में ग्रो नहीं कर सकते, जायद वाली मतलब उर्द को आप जो है रबी में नहीं लगा सकते हो। बात समझ रहे हो? तो जो क्रॉप का सिलेक्शन, ठीक है, प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन, ठीक है, क्रॉप एंड क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप एंड क्रॉप सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब अब यहाँ पर हमें खरीफ में अगर क्रॉप का सिलेक्शन करना हो, तो खरीफ सीजन में हम उन्हीं क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे जो खरीफ सीजन में क्या हो सकती हैं, सरवाइव करेंगी, खरीफ सीजन में ग्रो करेंगी। ऐसा नहीं है कि खरीफ सीजन में हम रबी वाली क्रॉप को उगा दें। तो एग्रोनॉमी हमें ये भी एक प्रिंसिपल बताता है कि क्रॉप का सिलेक्शन जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर किया जाता है। ऐसे नहीं कि जो मनाया वो हमने ग्रो कर दिया। तो ये प्रिंसिपल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे मैथ और बायो के होंगे उनको भी जो है समझने में किसी भी जो है प्रॉब्लम का जो है सामना ना करना पड़े, हर चीज उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेगा, पूरा आप इंडिया छान मारिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेगा फसल एवं फसलों का चुनाव फसलों का चुनाव, सिलेक्शन मतलब फसलों का चुनाव विभिन्न विभिन्न ठीक है, विभिन्न जलवायु जलवायुई जलवायु की दशाओं के आधार पर आधार पर किया जाता है। समझ गया ना? अपने मन से कोई फार्मर नहीं सोच सकता है कि मैं इस सीजन की क्रॉप को इस सीजन में लगा दूं और हाइयर प्रोडक्टिविटी हमको मिल जाए। बात समझ गए होंगे? चलो, अब ये जो क्रॉप जो है प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के, और क्या हेल्प करते हैं, ये हमको जो है फील्ड, अगर हम टिलेज की, मैंने आपको टिलेज के बारे में बताया था, तो टिलेज हमें क्या बताता है, किस तरीके से हमको फील्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से क्रॉप को स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, कौन सी मेथड ऑफ सोइंग को अपनाना चाहिए, है कि नहीं? तो उन सब चीज़ों के बारे में हेल्प करती है। तो यहाँ पर लिखिएगा अगला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, principles of agronomy agronomy helps to farmers for field preparation, field preparation, crop establishment, crop establishment,
मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो एग्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल हैं ये खेत में जब हम क्या करते हैं, बुआई से पहले खेत की तैयारी करते हैं, मतलब खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, खरपतवार को वहां से अलग करते हैं, ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, मतलब मिट्टी को ऐसी कंडीशन में हम ला कर तैयार कर देते हैं कि उसमें अगर हम सीड की सोइंग करें तो उनका प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन हो पाए। तो ये हमको कौन बताता है, ये भी एग्रोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, जिसको हम टिलेज कहते हैं, टिलेज हमें बताता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी हेल्प्स टू फार्मर्स फॉर फील्ड प्रिपरेशन, मतलब किस तरीके से हम फील्ड को प्रिपेयर करें कि हमारे सीड का जर्मिनेशन अच्छा हो, ठीक है। क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट, मतलब क्रॉप जो है अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो सके। और मेथड ऑफ सोइंग, किस तरीके से जो है बुआई करनी चाहिए, मेथड ऑफ सोइंग। जनरली तो अपने इंडिया में जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है यही जो है सबसे पॉपुलर है, बट इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि सीड को लिया और ऐसे जो है खेत में से डाल दिया, तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ये छिटकावा विधि। लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे अच्छी मेथड जो है अलग अलग क्रॉप में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट की सोइंग कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग से ही जो सीड को है खेत में बिखेर देते हैं और उनकी सोइंग कर देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी मेथड है सीड ड्रिल। अगर आप सीड ड्रिल से सीड की सोइंग कर रहे हैं तो सीड रेट भी कम लगेगी और जो है प्रॉपर डेप्थ पर सीड आपका गिरेगा, और जो है लाइन टू लाइन डिस्टेंस या रो टू रेज डिस्टेंस भी मेंटेन होगी। तो ये सारे उसके क्या होते हैं, मतलब हेल्प मिलता है। तो किस तरीके से हमें सोइंग करनी चाहिए ये भी हमें ये एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी हिंदी में लिखवा देता हूँ। हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लें सभी लोग। चलिए, अब यहाँ पर लिखेगा आगे हिंदी में, सस्य विज्ञान के इन सिद्धांतों से सस्य विज्ञान सस्य विज्ञान के सिद्धांत किसान को किसान को ठीक है, खेत की तैयारी खेत की तैयारी जिसको कहते हैं फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, फसल स्थापना, फसल स्थापना, बुआई की विधियों एवं बुआई की विधियों विधियों आदि आदि को समझने में सहायता मिलती है। सहायता मिलती है, समझ गए। अब इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है एग्रोनॉमी का, वो है क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट। एग्रोनॉमी की प्रिंसिपल्स एंड जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में रेड्डी एंड रेड्डी बुक में लिखा है कि क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है।
एक क्या है बेसिक एस्पेक्ट है, मतलब क्रॉप को स्टैब्लिश करना है डिफरेंट सॉइल और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में। क्या है बेसिक एस्पेक्ट है, आधारभूत पहलू है। बात समझ रहे होंगे। चलो, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिएगा, क्रॉप स्टैब्लिशमेंट। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्रॉप को स्टैब्लिश करना। अगर क्रॉप ही आपकी स्टैब्लिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा कि क्रॉप जर्मिनेट नहीं करेगी, फिर आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्रॉप स्टैब्लिश नहीं हुई, गिर गई फसल, तो फिर क्या होगा, फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रॉप को आपको स्टैब्लिश करना है। जब क्रॉप एक बार स्टैब्लिश हो जाएगी फिर उसके बाद सारी चीजें जो है करी जाएंगी। जब क्रॉप ही स्टैब्लिश नहीं होगी तो फिर आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्रॉप स्टैब्लिशमेंट। आप इसको जो है इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, या आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रॉप स्टैब्लिशमेंट इज द बेसिक aspect of agronomy agronomy। ठीक है, आगे लिखिएगा, फॉर क्रॉप स्टैब्लिशमेंट agronomy फॉर, ठीक है, फॉर फॉर क्रॉप स्टैब्लिशमेंट अंडर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल अंडर डिफरेंट सॉइल्स, पर डिफरेंट करिए क्योंकि उधर सॉइल्स है, डिफरेंट सॉइल्स एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस, देखो इन सब चीज़ों को मैं शॉर्ट में करके बता करके समझा सकते, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आपको जब आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर, जैसे मैं सीएसए की बात करता हूँ तो सीएसए से मैं पढ़ा हूँ, उसी में पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क का आता है, और 15 मार्क में आपको जो है 4 पेजेस लिखने रहते हैं। 4 पेजेस अगर हम शॉर्ट में बताएंगे तो 4 पेजेस कैसे लिख पाओगे जब आपके पास पूरा जो है डिटेल्ड में नोट्स नहीं होगा। तो डिटेल के लिए फिर यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, तो यही सही है। तो यहाँ पर लिखे, अब क्रॉप को स्टैब्लिश करना है, ये क्या है बेसिक प्रिंसिपल है एग्रोनॉमी का, किसके लिए, क्रॉप स्टैब्लिशमेंट अंडर डिफरेंट सॉइल क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा, ठीक है, विभिन्न विभिन्न मृदाओं मृदाओं और जलवायुवीय जलवायुवीय दशाओं के अंतर्गत दशाओं के अंतर्गत के अंतर्गत फसल स्थापना फसल स्थापना सस्य विज्ञान का सस्य विज्ञान का एक
ठीक है। एक आधारभूत एक आधारभूत एक आधारभूत पहलू है, एक बेसिक एस्पेक्ट है एग्रोनॉमी का। ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक आधारभूत क्या है, बेसिक क्या है, एस्पेक्ट है, आधारभूत पहलू है। ठीक है, उससे क्या आगे लिख लीजिएगा, आधारभूत पहलू है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि नॉलेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स या प्लांट न्यूट्रिशन एंड देयर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आपको हायर प्रोडक्टिविटी लेना है तो उस प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फिर वही चीज आ जाएगी, क्रॉप और सॉइल एंड वाटर। जैसे कल की क्लास मैंने आपको बताया था कि सॉइल में हम इसकी फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, तो सॉइल भी तो जरूरी है। तो एग्रोनॉमी हमें ये भी बताती है कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स और इनका मैनेजमेंट हायर प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ये सोचिए कि प्लांट को, अगर मान लो ये कोई प्लांट है और ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट है ऑयल सीड का, मान लो ये सरसों का प्लांट है, और ऑयल सीड के लिए, ठीक है, मतलब ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जो सल्फर एलिमेंट है, सल्फर जो तत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इसको ऐसी सॉइल में ग्रो किया गया है जहां पर सल्फर की क्या है, डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिशिएंसी है, और आप इसको ग्रो कर रहे हो तो ऑयल का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल में सल्फर है नहीं, तो सल्फर कैसे अपटेक करेगा प्लांट? तो हमें इस चीज की भी स्टडी, इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्लांट को जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती फॉर देयर प्रोडक्शन। तो जब हम ये जान जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्रॉप को उन न्यूट्रिएंट्स की जो है अवेलेबिलिटी करवाएंगे। इसके थ्रू सॉइल में हम जो है फर्टिलाइजर्स डालेंगे या मेन्योर्स डालेंगे, वो किसी तरीके से हम कर सकते हैं। बट हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो सॉइल देखो, तीन एस्पेक्ट हैं बस एग्रोनॉमी के, क्रॉप, सॉइल एंड वाटर, और उन्हीं चीजों पर ये सारी चीज एग्रोनॉमी जो है वो डील करती है। कोई चीज आप उठा लीजिए, या तो वो सॉइल से रिलेटेड होगी एग्रोनॉमी में, या तो क्रॉप से रिलेटेड होगी, और या फिर जो है वो वाटर से रिलेटेड होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेगा अगला पॉइंट, नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर मैनेजमेंट and their management is necessary for higher productivity higher productivity higher productivity nutritious grains nutritious grains
एंड एलिवेटिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। मतलब अगर हमको प्लांट न्यूट्रिशन की नॉलेज है और उसके मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है, तो इससे ये किसके लिए नेसेसरी है? ये नॉलेज आपको हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ये नॉलेज जो है नेसेसरी है। आपको जो इकोनॉमिक पार्ट जो अनाज मिलेगा, दाना मिलेगा, उसमें भी न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशियस ग्रेन्स, ठीक है, पोषक युक्त अनाज मिलेगा। और साथ ही साथ मैनेजमेंट में हमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, उसको खत्म किया जाए, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को हटाया जाए। अब डिफिशियंसी को हटाने के लिए क्या करेंगे? जो भी रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी है सॉइल में, उसको हम क्या करेंगे? उसकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमको ये भी नॉलेज जो है सॉइल साइंस से रिलेटेड है, ये प्रिंसिपल है एक एग्रोनॉमी का, न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या जरूरी है समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा पादप पोषण, पादप पोषण एवं उसके उसके प्रबंधन की जानकारी, प्रबंधन की जानकारी, प्रबंधन की जानकारी, ठीक है, उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता, ठीक है, पोषक युक्त अनाज, पोषक युक्त अनाज और और पोषक तत्व की व पोषक तत्वों की कमी को कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है। कमी को दूर करने के लिए दूर करने के लिए आवश्यक है। दूर करने के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो हमें अगर प्लांट न्यूट्रिशन और उसके मैनेजमेंट की जानकारी है तो हम हायर प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं और न्यूट्रिशियस ग्रेन्स यानी पोषक युक्त अनाज ले सकते हैं। और अगर सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो उसको पूरा कर सकते हैं, अगर हमें जो है प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है। नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर बात आती है, ये तो सॉइल से रिलेटेड हो गया। अब एक प्रिंसिपल देखो, तीन एस्पेक्ट हैं एग्रोनॉमी के। ये तीन चीजें आपके एग्रोनॉमी जब टर्म कोई आपके सामने बोले, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी कोई एग्रोनॉमी तीन शब्द बोल दे, एग्रोनॉमी बोल दे, तो आपके दिमाग में ये तीन वर्ड तुरंत आ जाने चाहिए। क्रॉप वाटर सॉइल, 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 क्रॉप वाटर सॉइल मतलब है एग्रोनॉमी। तो कहेगा बेटा ये क्रॉप वाटर सॉइल क्या है? तो सर इनका मैनेजमेंट ही तो एग्रोनॉमी है, इनका ही तो मैनेजमेंट हम एग्रोनॉमी में करते हैं। मतलब एग्रोनॉमी इन तीन वर्ड से ही डील करती है। पूरी एग्रोनॉमी ये तीन शब्दों पर है टिकी हुई। हम कोई भी बात एग्रोनॉमी में करेंगे, या तो वो क्रॉप से रिलेटेड होगी, या तो वो सॉइल से रिलेटेड होगी, या तो वाटर से रिलेटेड होगी। चौथी कोई चीज नहीं होगी यहाँ पर। समझ रहे हो? तीन ही चीजें जो हैं वो एग्रोनॉमी से डील करती हैं। ये आपके
दिमाग में आशा करता हूं कि सेव हो गया होगा बिल्कुल, कि 3 चीजें ही हैं जो एग्रोनॉमी को डिफाइन करती हैं, एग्रोनॉमी से डील करती हैं, बस और कोई चीज नहीं। देखो पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक मतलब मेरी खुद की ये जो है इच्छा है, मेरी डिजायर है कि मैं एक सबसे बेस्ट टीचर बनूं। तो क्लास 9th से मैंने सोचा था, और जो है क्लास 10th से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो ऐसा आपको समझाया जाए, ऐसा आपको बताया जाए कि आपको वो चीज़ कहीं मिलबे ना करे, ठीक है, कि बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ ये है। अगर किसी ने ये नाम बोला मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ गई, दिमाग तुरंत प्रोसेस करके बता दे कि ये सर ने बताया तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनका मैनेजमेंट है, ये एग्रोनॉमी है, बस बात खत्म। बस सिंपल है कि नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर अगली चीज क्या है, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में दोनों चीजें आती हैं। एक तो क्या होता है, कहीं पर वाटर की कमी है तो कहीं पर क्या है, वाटर की एक्सेस है। कहीं पर क्या है, वाटर की कमी है, कहीं पर वाटर की एक्सेस है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आइए समझते हैं इसको, जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि पीडीएफ नोट्स जो है आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूं, जैसे ही लेक्चर डलता है यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर जब मैं लेक्चर शेयर करता हूं तो वहीं पर पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा देता हूं तुरंत। चलिए, तो अगली चीज हमें समझनी है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, वाटर मैनेजमेंट ये भी क्या है, एक एस्पेक्ट है एग्रोनॉमी का। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जो हमारे स्टूडेंट ईयरली बैच में पढ़े होंगे उनको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बताया है हर चीज। देखो वाटर मैनेजमेंट का मतलब जल का प्रबंधन। अब आपको पता है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया में जो है 3 रीजन्स में इसको हम जो है, इंडिया में जो फार्मिंग होती है उसको हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो बुक्स मैंने आपको बताई थी, अगर किसी ने परचेज किया होगा तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, अरुण कत्यान में या नेमरा सुंडा में, उसमें जो है फार्मिंग जो है उसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला, ये थोड़ा सा मैं एडिशनल चीजों को ऐड करके आपको बता रहा हूं। एक तो आपकी होती है, ठीक है, ड्राई फार्मिंग। एक क्या होती है, ड्राई फार्मिंग। एक होती है ड्राई फार्मिंग, दूसरी होती है ड्राई लैंड फार्मिंग। दूसरी क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग। और तीसरी आपकी होती है रेन फेड फार्मिंग। तीसरी क्या होती है, रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, रेन फेड फार्मिंग। अब ड्राई फार्मिंग कहां पर होगी, ड्राई एरियाज में होगी। जहां पर एरिया ड्राई कब होंगे, वहां पर मीन एनुअल रेनफॉल जो है वो सबसे कम होगी। तो अगर हम ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं, ऐसे रीजन्स जहां पर मीन एनुअल रेनफॉल जो है वो 750 मिलीमीटर से क्या होती है, कम होती है पर ईयर, तो उनको क्या बोलते हैं, ड्राई रीजन्स बोलते हैं। और वहां पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ये दोनों के बीच की कंडीशन है, जहां पर मीन एनुअल रेनफॉल जो है 750 से लेकर के 1150 मिलीमीटर के बीच होती है, उसको हम कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, अभी इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ वाटर मैनेजमेंट से। एक, इसमें तो कई सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट मैं यहां से रिलेट करके आपको समझाना चाहता हूं। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग कहाँ पर होती है, जहां पर मीन एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक, जो औसत वार्षिक वर्षा है कितनी होती है, 1150 मिलीमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब आप मुझे बताएंगे, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती, वर्षा आधारित खेती, हिंदी वाले समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर जहां पर ड्राई फार्मिंग हो रही है तो पानी की कमी है, तो यहाँ पर वाटर का कैसा मैनेजमेंट करना होगा बताओ, यही लाइव होता तो बता देते। तो यहाँ पर हमें वाटर का मैनेजमेंट क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी वाटर है, यहाँ पर जो भी वाटर सॉइल में है या जो किसी वाटर बॉडी में कलेक्ट हुआ है, रेन वाटर, उसको क्या करना पड़ता, कंजर्व। उसको हम क्या करते, उसको यहाँ पर जो है कंजर्वेशन पर काम करना पड़ता। ठीक है, वाटर को जो है उसको कंजर्व करके रखना पड़ता, क्योंकि वाटर है ही नहीं और जो है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉइल में भी ऐसे
हमको क्रॉप लगानी पड़ेंगी, सॉइल में हमको वो मल्चिंग करनी पड़ेगी। मल्चिंग का मतलब सॉइल को कवर करके रखना पड़ेगा कि जो है इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पीकरण के माध्यम से जल की हानि ना हो। तो यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल काम करेगा वो क्या करेगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन को लेकर के। बट अगर हम यहाँ पर बात करें ड्राई लैंड में, तो ड्राई लैंड जो है ये दोनों के बीच की कंडीशन है। यहाँ पर पानी की एक्सेस भी हो सकती है और पानी की जो है मतलब कमी भी हो सकती है, लैक ऑफ वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दोनों प्रिंसिपल जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर को जो है कंजर्व करना पड़ेगा, एज वेल एज जो है यहाँ पर हमको ड्रेनेज भी करना पड़ेगा। भाई अगर आप सोचो 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा हो गई, मतलब मीन एनुअल रेनफॉल जो है ग्रेटर देन 1150 मिलीमीटर हो गई, तो यहाँ पर फिर हमको ड्रेनेज करना पड़ेगा। ड्रेनेज का मतलब जल को बाहर निकालना पड़ेगा, जल निकासी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा जल, एक्सेस वाटर भी तो क्या है, क्रॉप के लिए हार्मफुल रहेगा। तो यहाँ पर वाटर का कौन सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर उस दशा में जो है हमको ड्रेनेज करना पड़ेगा। अगर कम है तो कंजर्वेशन। अब तीसरी जो टाइप की फार्मिंग है वो है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग का मतलब क्या है, ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स जहां पर जो है मीन एनुअल रेनफॉल जो है 1150 मिलीमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मीन एनुअल रेनफॉल ज्यादा है, वार्षिक वर्षा जो है ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको मॉइस्चर कंजर्वेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको मेन किस पर ध्यान देना है, ड्रेनेज सिस्टम पर। यहाँ पर हमको वाटर जो है, एक्सेस वाटर है, उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रेन आउट करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। तो वाटर मैनेजमेंट ये भी क्या है, एग्रोनॉमी का ही एक प्रिंसिपल है, जो हमको बताता है कि रेनफेड एरियाज में कैसे हमको वाटर को मैनेज करना है, या जो है ड्राई एरियाज में कैसे वाटर को मैनेज करना है। तो अगला प्रिंसिपल यही था, जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक नहीं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो बुक्स जो है मैंने आपको बताई थी, उनको परचेज कर लीजिए, और जो मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे हैं वो अरुण कत्यान तो जरूर पढ़ें बेसिक के लिए, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं तो उनके पास तो होगी ही होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपने आगे। तो यहाँ पर लिखेगा वाटर मैनेजमेंट। देखो चीजें भले कम हो लेकिन चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर है तो बेसिक से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जैसे अंडे से निकला चूजा नहीं होता है, बिल्कुल वही समझ लीजिए। तो आपको जिस डायरेक्शन में मुड़ना चाहेंगे तो उस डायरेक्शन में आप मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए आपके। चलिए, तो वाटर मैनेजमेंट इन रेनफेड एंड ड्राई एरियाज is important aspects of important aspect of agronomy agronomy for taking successfully higher crop production higher crop production higher crop production। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। चलो, तो यहाँ पर लिखेगा अधिक सफल उत्पादन लेने के लिए
लेने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। रेनफेड मतलब लेने के लिए, वर्षा आधारित, वर्षा आधारित एवं शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, सस्य विज्ञान का, सस्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, नोट कर लें। तो ये वाटर मैनेजमेंट से जो है एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट जो है कह सकते हैं एस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड है। चल आगे बढ़ें। आगे दो चार चीजें और उनको लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये आज जो है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर एक बात आती है, वीड कंट्रोल। हालांकि ये सब चीजें मैंने पहले बताई हैं। अब देखो वीड कंट्रोल जो है, वीड कंट्रोल, अगर हम वीड कंट्रोल नहीं करते हैं, अच्छा वीड कंट्रोल अगर आपसे पूछे एग्रोनॉमी के किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो क्रॉप मैनेजमेंट में। वीड मैनेजमेंट किस में आएगा, क्रॉप मैनेजमेंट में, ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट क्या है, आल्सो हेल्प इन टू गेट हाइयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट also helps in, also helps in efficient, efficient control of weed, ठीक है। तो मतलब जो खरपतवार प्रबंधन है, ठीक है, खरपतवार प्रबंधन से खरपतवारों के जो है कंट्रोल में, खरपतवारों के नियंत्रण में जो है एक दक्षता पूर्वक जो है सहायता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा खरपतवार के प्रबंधन से, प्रबंधन से, ठीक है, खरपतवारों को, खरपतवारों को नियंत्रित, खरपतवारों के नियंत्रण में, खरपतवारों को दक्षतापूर्वक नियंत्रित, ये लिख, खरपतवारों को, पूरी भाषा बनानी पड़ती है ना, इससे पूरी चीज क्लियर हो, खरपतवारों को, ठीक है, दक्षतापूर्वक, efficiently,
ठीक है, दक्षता पूर्वक नियंत्रित करने में सहायता मिलती। या ठीक है, खरपतवार के प्रबंधन से खरपतवारों को दक्षतापूर्वक सहायता मिलती है, ये लिख दक्षता मिलती। तो ये प्रिंसिपल जो है वीड मैनेजमेंट वाला किससे रिलेटेड है? ये मान लो ये प्रिंसिपल क्या है, वीड मैनेजमेंट ही प्रिंसिपल है एग्रोनॉमी का। किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है? तो ये क्रॉप मैनेजमेंट वाला जो एस्पेक्ट है एग्रोनॉमी का, उससे रिलेटेड है। चलो, इसी प्रकार आगे लिखिएगा कि फसल में विभिन्न प्रकार के रोग और कीट लगते हैं, तो लिखिएगा सिमिलरली ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस इज इज नेसेसरी necessary for reducing for reducing the losses by losses through pets, pests and diseases pests and diseases। मतलब फसल में जो विभिन्न प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, तो उनका मैनेजमेंट करने से क्या होता है, जो उनके द्वारा होने वाला लॉस है उसको भी हम कम कर सकते हैं, जिससे कि कहने का मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लॉस अगर ज़्यादा डिजीज लगेगी, क्रॉप में ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट लगेंगे, तो क्रॉप की जो है यील्ड कम हो जाएगी, तो इसको भी मैनेज करना है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो डिजीज और जो है पेस्ट मैनेजमेंट है, एक ये भी जो एस्पेक्ट किस में आएगा, एग्रोनॉमी का जो क्रॉप का एस्पेक्ट है उसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉप का मैनेजमेंट कर रहे हैं। नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और है इसमें पॉइंट, उसको फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा अपना। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार ठीक है, कीटों तथा रोगों के रोगों रोगों के द्वारा होने वाली होने वाली हानियों को हानियों को कम करने के लिए कीटों और रोगों का प्रबंधन आवश्यक है। कीटों रोगों का रोगों का प्रबंधन आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। ये भी क्रॉप मैनेजमेंट में आ गया, ये भी एक प्रिंसिपल है। अब देखो, यहीं से जब अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि एग्रोनॉमी, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस, तो एग्रोनॉमी, चूंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हो रही हैं,
तो इनकी स्टडी फिर इंसेक्ट है तो एंटोमोलॉजी में करेंगे, डिसीज है तो प्लांट पैथोलॉजी में, तो एग्रोनॉमी फिर प्लांट पैथोलॉजी से भी रिलेटेड हो जाएगी और एंटोमोलॉजी से रिलेटेड हो, सभी जितने भी जो है एग्रीकल्चर की अदर जो है ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड है। कि तीन एस्पेक्ट से हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, क्रॉप, सॉइल एंड वाटर। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है उसके बाद प्रॉपर हार्वेस्टिंग, ठीक है, बिनोइंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड बिनोइंग एंड एज वेल एज प्रॉपर स्टोरेज अगर हम करते हैं तो हमको जो है अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है। अगर हम हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं किया या फिर हमने जो है थ्रेसिंग अच्छे से नहीं हुई या स्टोरेज हमने सही से नहीं किया तो फिर हमको इकोनॉमिक रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी हमने इनपुट लगाया है उसके बदले में हमको जो है लॉस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखिएगा, प्रॉपर प्रॉपर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग थ्रेसिंग विनोइंग विनोइंग as well as storage are essential essential for essential for higher return higher return from crop production, फसल उत्पादन। मतलब प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग, प्रॉपर तरीके से थ्रेसिंग, विनोइंग और स्टोरेज अगर आप अच्छे करते हो तो आपको जो है फसल से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पर भी आप लैग कर जाते हो, स्टोरेज अच्छा नहीं है, हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं किया या विनोइंग अच्छे से नहीं किया तो फिर क्या होगा। विनोइंग देखो, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, काटने के बाद जो है जो अपना ग्रेन को और जो अपना तना वगैरह है उससे अलग करना। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि ग्रेन को भूसे से अलग करना। अगर आपका ग्रेन है उसमें भूसा या अलग जो फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं अगर मिली हुई हैं तो उसके अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। जितना ग्रेन आपका साफ होगा उतना ही अच्छा आपकी जो है कॉस्ट अच्छी होगी। स्टोरेज अगर आपने किया, स्टोरेज में डिफरेंट टाइप के जो है पेस्ट जो है इंसेक्ट वो भी डैमेज कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा रह गया स्टोरेज के टाइम तो भी हमारा जो भी कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी जो है उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, फसल उत्पादन से उत्पादन से, ठीक है, उच्चतम जो है प्रतिफल प्रतिफल प्राप्त करने के लिए करने के लिए ठीक है, कटाई, मड़ाई, ओसाई तथा तथा भंडारण की भंडारण की ठीक है, भंडारण उपयुक्त भंडारण की उपयुक्त जो है व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त व्यवस्था होना इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो, तो भंडारण की
उपयुक्त व्यवस्था होना अनिवार्य है, कि उपयुक्त प्रॉपर व्यवस्था अनिवार्य है। ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रॉप में डिजीज पेस्ट लगते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, करने से क्या होगा, हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग मिनोइंग करेंगे तो उससे हमको क्या, अगर ना करें तो फिर क्या होगा, और करेंगे तो फिर क्या होगा। तो यही इनका इम्पोर्टेंस है। अब नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। ठीक है, अदर साइंसेस, इसको हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट करके बता दिया करें, भाई सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।